हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं एसएससी के लिए प्रैक्टिस बैच का सेशन नंबर 3। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। आप अगर एक साथ पूरे बेसिक फंडामेंटल सीखना चाहते हो, अगर आपने तैयारी अभी से स्टार्ट की हो, आप चाहते हैं कि बहुत आसान तरीके से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कहीं पर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो ये कोर्स अवेलेबल है अपने एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप बाई करेंगे ये कोर्स, तो एक साथ सारे वीडियोज आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे ग्रामर समझाई गई है, और ग्रामर के तो दो दो बैचेज यहाँ पे हैं। एक जीरो टू एडवांस लेवल का भी बैच है, और साथ में एक लाइव बैच जो मैंने लिया था वो वाला भी है। साथ में वो कैब हर सेशन में बताई गई है। साथ ही में आपको क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, इन सब की टेक्निक्स बताई गई है, पैसेज समझाए गए हैं, और आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी करवाए गए हैं। काफी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। सारा कोर्स ये कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पेंडिंग है। तो आप आज और अभी ये कोर्स बाई करके सारे वीडियो देख सकते हैं। एक अपना बैच उपलब्ध है ट्रांसलेशन वाला। इस ट्रांसलेशन वाले बैच में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं। पर डे आपको एक वीडियो उपलब्ध हो रहा है। 24-25 वीडियोज अब तक हो चुके हैं ये वाले, और अब आगे पर डे आपको वीडियो मिल ही रहा है। लगभग 90 to 100 वीडियोज यहाँ पे मिलने हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दिस वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल बैच है, आपको काफी हेल्प करेगा, तो इसलिए ये वाला बैच एक्सेस कर सकते हैं। अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ लेकर खुद से सोल्व करके देखिए, और उसके बाद ये वीडियो देखिए, और फिर देखिए कितना स्कोर आप कर पा रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का वो है ईडियम बेसिस। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बड़ी मछली है फ्राई करने को, तो इसको ऐसे समझिए कि आपके पास बड़ा काम है करने को। ठीक है, बड़ी मछली करने फ्राई करने को है, तो इसका मतलब आपके पास बड़ा काम है करने को। ठीक है, तो बड़ा काम करने को है, इसके लिए क्या बन जाएगा? टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ध्यान देने के लिए। किसकी तुलना में? कि जो फिलहाल तुम्हारे हाथ में काम है, छोटा मोटा काम है, उसकी तुलना में। यही आपका आंसर होगा। सेकंड पूछा तो स्टील फ्रॉम ए शॉप, चोरी करना, दुकान से चोरी करना, जिसको आप शॉपलिफ्टिंग भी बोलते हैं। दुकान से चोरी करने को क्या बोलते हैं? शॉपलिफ्ट बोलते हैं। इस शॉपलिफ्ट के लिए कौन सा यहाँ पे फ्रेज जो है वो अप्रोप्रिएट होगा? तो यहाँ आप देखिए, एक दे रखा है 5 फिंगर डिस्काउंट, मतलब आपको डिस्काउंट मिलना है, क्योंकि एक हाथ में 5 तो फिंगर्स है ना, थंब सहित 5 फिंगर मान लीजिए। तो 5 फिंगर्स हैं, और पांचों की पांचों उंगलियों का डिस्काउंट। आप कहें कि डिस्काउंट कितना चाहिए, आपने तो पूरा ही हाथ कर दिया कि मुझे जितना पॉसिबल है पूरा का पूरा डिस्काउंट दो। और सोचो कि 100% डिस्काउंट पे कोई चीज लेकर आ रहे हो, इसका मतलब फ्री में लेके आ रहे हो, और फ्री में लेके आ रहे हो तो दुकानदार तो आपको देगा नहीं। दुकानदार नहीं देगा तो दूसरा तरीका क्या? चुरा के लेके आओ। चुरा के लेके आओ, तो यही वाला इसका आंसर है, टू स्टील फ्रॉम ए शॉप का 5 फिंगर डिस्काउंट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होता है वो बेस्ट चांस होता है, स्वर्णिम अवसर होता है। ब्लैक शीप होता है, ये नोटोरियस पर्सन होता है, ये कुख्यात व्यक्ति होता है, जो बदनाम होता है बुरे कामों के लिए। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए बदनामी लेकर आए, है ना। ये एक ग्रुप में सबसे अलग व्यक्ति होता है। सारी भेड़ जो है वो व्हाइट है, लेकिन एक ब्लैक शीप है तो सबसे अलग है। सभी के कर्म जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ब्लैक को हम एसोसिएट करते हैं गलत कर्मों से भी। तो अगर कोई ने गलत कर्म किए हैं, गलत काम करता है, तो वो इज्जत को तार तार कर देगा परिवार के। तो परिवार में एक ऐसा सदस्य जो परिवार की इज्जत को नीलाम करने पे तुला है, उसको हम बोलते हैं नोटोरियस। और ग्रीन थंब जो है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट होता है बागवानी में, मतलब गार्डनिंग में, उस व्यक्ति को बोलते हैं ग्रीन थंब। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बागवानी में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, ये क्या होता है? ये होता है ग्रीन थंब। ठीक, आगे देखिएगा, कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊं जो इस बार का लेवल मैच करे, क्योंकि जैसा कि एक एंटिसिपेशन है, जैसा कि मार्केट में हवा है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, तो हम चाहते हैं कि उसी लेवल को हम मैच करें, उससे बेहतर लेवल टच करें, ताकि आप कभी एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको लगे सब कुछ आसान है, ये सब पढ़ा हुआ है। इसलिए ये सेशन चल रहा है। The Spy Family is a graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comics format. ये पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, यहाँ पे आपको बता रहा है कि स्पाई फैमिली जो है एक नॉवेल है, एक ग्राफिक नॉवेल है। ग्राफिक मतलब इमेजेस बनी है इसके अंदर, है ना, उपन्यास है। और ये एक नरेटिव वर्क है, यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया गया है, इन विच द स्टोरी इज कन्वेड, यहाँ पे कहानी को कन्वे किया जाता है, जो पाठक है, रीडर है, उसको यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट,
किस आर्ट का प्रयोग करके? अनइंटरप्टेड आर्ट का प्रयोग करते हुए, ठीक है। इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट, जो पारंपरिक कॉमिक्स फॉर्मेट होता है, कॉमिक्स में आप क्या करते हैं, कॉमिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पे आपको इमेजेस दिखती हैं और हर इमेज एक सीक्वेंस में मिलती है, और वो सीक्वेंस में जो इमेजेस होती हैं वो एक कहानी बयां करती है, वो कॉन्वर्सेशन बताती है, दो लोगों के बीच का, तीन लोगों के बीच का जो भी होता है, तो वही है। तो जैसे ट्रेडिशनल कॉमिक्स में होता है वैसा ही इसमें ग्राफिक नॉवेल है। तो किस प्रकार की आर्ट चाहिए, किस प्रकार की आर्ट जो सीक्वेंस में हो, तो सिक्वेंशियल आर्ट बेटा ये वाला आंसर आएगा। एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्व से संबंधित, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ईस्ट से वेस्ट तक, उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये सब जो होता है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, ठीक है। और सेडिमेंटल जो होता है वो कोई भी लिक्विड में जो कचरा जमा होता है बॉटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटल। तो ये तो खैर कोई आर्ट फॉर्म ऐसा है नहीं, ये तलछट में जो चीजें होती हैं उससे संबंधित आर्ट है, ये एग्जिस्टेंस से संबंधित है, और ये सिक्वेंशियल मतलब एक सिक्वेंस के अंदर जो चलता है। तो इमेजेस सीक्वेंस में लगी हुई हैं, और सीक्वेंस में लगी हुई इमेजेस आपको पूरी स्टोरी को समझा देगी, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। A growing number of young Indians are dreaming about early retirement, but most aren't saving nearly enough to make it happen. So let me tell you one thing here कि ड्रीम के साथ में दो चीजें लग सकती हैं, ड्रीम के साथ में अबाउट भी ठीक है और ड्रीम के साथ में ओ भी ठीक है। ड्रीम is followed by two prepositions, either of or about. So what is the difference between these two? तो डिफरेंस ये है कि जब आप खुली आंखों से सपना देखते हो, जब कोई योजना आप बताते हो, तो वहां पे तो लगता है ड्रीम ऑफ, और जब सोने के बाद सपना देखते हो, नेचुरल एक ड्रीमिंग बोलते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं ड्रीम अबाउट। तो सोने के बाद का सपना है, रियल जो ड्रीम है उसको हम बोलते हैं क्या? ड्रीम अबाउट। और ड्रीम ऑफ जो है वो बताता है कि आपकी योजना क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या चीज सोचकर चल रहे हो, जीते मतलब खुली आंखों सपना देख रहे हो, आप गोल डिसाइड कर रहे हो, उसके लिए क्या लगाते हैं? ड्रीम ऑफ। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? ड्रीम ऑफ लगेगा। क्या मतलब है? अ ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग इंडियंस मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो युवा भारतीय हैं वो सपना देख रहे हैं किसका? अर्ली रिटायरमेंट। तो ये सोने के बाद थोड़ी देख रहे हैं, ये तो उनका लक्ष्य है कि हम जल्दी रिटायर होंगे, लेकिन अधिकांश जो भारतीय हैं वो इतना पर्याप्त मात्रा में सेव ही नहीं कर रहे कि उनका यह सपना साकार हो जाए, राइट। केयर्न ऑयल एंड गैस इज रैंपिंग अप। रैंप अप का मतलब होता है बेटा स्टेप अप, इंक्रीज करना। आप इसको स्टेप अप भी कह सकते हैं और आप इसको इंक्रीज भी कह सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि केयर्न ऑयल एंड गैस ये कोई कंपनी का नाम है, ये बढ़ा रही है क्या? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है स्टेशन करना, तैनाती करना। हालांकि यहाँ पे आप कह सकते हो यूज करना। कोई वस्तु को आप लगाते हो, डिप्लॉय करते हो तो उसको यूज करते हो, किसी व्यक्ति को डिप्लॉय करते हो तो तैनात करते हो। तो यहाँ पे वस्तु ही तो है, टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है? डिप्लॉय करना, यूज करना है। सो डिप्लॉयमेंट मीन्स यूज है। तो केयर्न ऑयल एंड गैस जो है वो स्टेप अप कर रही है यूज को। यूज किसका? एडवांस टेक्नोलॉजीज कि जो भी मतलब उन्नत तकनीक है, जो एडवांस्ड है, जो समय में आगे है ना, ऐसी तकनीक लगा रही है टू बूस्ट डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन। किस लिए? बढ़ाने के लिए। बूस्ट का मतलब भी क्या है? इंक्रीज करना है। किसको बढ़ाना है? घरेलू उत्पादन को। तो यहाँ बेटा दिक्कत ये है कि एडवांस, मैं ये नहीं कह रहा कि एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवांस एडजेक्टिव होता है। टेक्नोलॉजी जो है वो नाउन है, टेक्नोलॉजीज नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। एडवांस हालांकि एडजेक्टिव होता भी है, लेकिन उस स्थिति में जब इसका मतलब होता है अग्रिम, समय में पहले, ठीक है, मतलब समय से पूर्व, जो डेडलाइन है उससे पहले, तो मतलब एडवांस है। लेकिन ये समय में पहले की बात नहीं कर रहा, ये तो बात कर रहा है कि ये आपको थोड़ा सा अहेड है इन डेवलपमेंट। ये मतलब है कि तकनीक जो उन्नत हो, ऐसी तकनीक जो दूसरी तकनीक जो अभी मौजूद है उससे ज्यादा, है ना, उससे ज्यादा हो डेवलपमेंट में। तो इस सेंस में एडवांस नहीं होता, एडवांस्ड होता है। तो आप यहां पे लगाएंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज, राइट। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट आपको दिया है, तो लेट्स सी। अब तो क्लोज टेस्ट कर भी लोगे आप, अब तो द हिंदू के साथ भी क्लोज टेस्ट आपका रेगुलर चल ही रहा है। क्लोज टेस्ट से ही हम द हिंदू की शुरुआत करते हैं, तो वहां से भी सीख सकते हैं। टी ग्रोवर्स हेल्ड द गवर्नमेंट्स। हेल का मतलब होता है प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है यूलोजाइज करना, प्रेज करना, एडमायर करना, ठीक है। ये क्या होता है? प्रशंसा करना। तो टी ग्रोवर्स का मतलब जो चाय उत्पादक है, हेल्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन, इन्होंने सरकार के निर्णय को प्रशंसा करी। किस लिए? ब्रिंग द सेक्टर, लाने के लिए। किस क्षेत्र को? चाय वाले सेक्टर को डेफिनेटली। डैश द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम के तहत लाने की। तो सोचिए किसी स्कीम के तहत आप लेके आ रहे हो, तो या किसी रूल के अंतर्गत लेके आ रहे हो, लॉ के अंतर्गत लेके आ रहे हो, तो अंडर का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिंग द सेक्टर, अंडर आपका आंसर आएगा।
बिलो लेवल में नीचे के लिए आता है, इन है वो फिजिकल फॉर्म में सराउंडेड हो उसके लिए आता है, टू है वो डेस्टिनेशन के लिए जनरली लगाते हैं, लास्ट पॉइंट के लिए लगाते हैं। तो आपका जो आंसर है वो अंडर है। किसी भी स्कीम के तहत लाना, किसी भी कानून के दायरे में लाना, दायरे में लाने के लिए अंडर आता है, सीधा सा मतलब ये समझो। तो जो टी ग्रोवर्स हैं, जो चाय उत्पादक हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन की प्रशंसा करी। किस लिए? इस सेक्टर को इस स्कीम के तहत लाने के लिए, विच दे सेड, जिसके बारे में उन्होंने कहा, वुड हेल्प मिटिगेट लॉसेज, कि उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ना वो कम करेगी किसको? लॉसेज को, नुकसान को। हेल्प के साथ तो बेस फॉर्म लगा सकते हैं, हेल्प के साथ टू प्लस बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं कि ये हेल्प करेगी नुकसान को कम करने में, ड्यू टू डैश रेनफॉल एंड राइजिंग टेम्परेचर्स। और वो नुकसान जो होता है किसके कारण? बारिश के कारण और बढ़ते तापमान के कारण। अब कैसी बारिश के कारण नुकसान होता है? तो देखो, बैलेंस्ड बारिश, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है बेटा। नुकसान के लिए तो वर्ड कैसा चाहिए आपको? नेगेटिव, जबकि ये वर्ड कैसा है? पॉजिटिव। तो नुकसान पॉजिटिव से थोड़ी होगा, संतुलित बारिश होगी तो नुकसान क्यों होगा? स्केस का मतलब है कम, कम बारिश, ठीक है। और हैवी का मतलब भारी बारिश। तो यहां हमें पता ही नहीं। हमें अगर ऐसे भौगोलिक चीजों के बारे में पता होता कि चाय किस तापमान में ग्रो की जाती है ना, तब तो हम कर लेते। लेकिन चूंकि इंग्लिश है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज वाले कॉन्टेक्स्ट में हमें इस तरह के डेप्थ में जाने की आवश्यकता तो है नहीं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी से ही हम सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे स्केस और हैवी दोनों ही नहीं आएंगे कि कम बारिश ज्यादा बारिश। तो यहाँ पे दे रखा है अनियमित बारिश, चाहे कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बिल्कुल संतुलित नहीं है, ये या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। तो इरेटिक है। इरेटिक का मतलब होता है बेटा इरेगुलर। क्या होता है? इरेगुलर मतलब अनियमित बारिश। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इरेगुलर, इरेटिक रेनफॉल एंड राइजिंग टेम्परेचर्स। ठीक है। आगे कह रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब एक डिपार्टमेंट है, इसका नाम ये है, ठीक है, जो कृषि और किसानों का विकास कल्याण, ये विभाग, इसने जारी किया एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना। कब की बात है? जून 10 की बात है। डैश दैट। अब देखिए, दो काम हुए हैं। एक तो इसने अधिसूचना जारी की है और साथ ही इसने क्या किया है? साथ में ये बताते हुए की है कि इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी फ्रॉम द खरीफ 2025। खरीफ की फसल का जो टाइम आएगा 2025 में, उससे लागू हो जाएगी। ठीक है। तो जब दो काम साथ में होते हैं, एक तो किया है इश्यू और दूसरा एक और क्रिया लगानी है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हम न्यूज़पेपर में आए दिन डिस्कस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन बेटा आईएनजी आएगा। आईएनजी आएगा तो क्या आएगा? स्टेटिंग आएगा। ये फर्स्ट फॉर्म टू के साथ नहीं आएगी, एस और ईएस नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। स्टेट का मतलब है बताना, बोलना। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जो सेंटेंस दे रखा है स्टेट्स एंड यूटीज। स्टेट्स एंड यूटीज का मतलब हो गया जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, वराज्ड, इनसे कहा गया। स्टेट्स से और यूटीज से कहा गया, है ना। आस्ट के बाद में जब आप टू लगाते हैं ना तो इसका मतलब कहना ही होता है। तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया क्या? डैश द फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स। फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स का मतलब होता है निविदा जारी करना, बोली के लिए पेश करना। बोली लगाना होता है, निविदा जारी करना होता है कि हम बिड के लिए आमंत्रित करते हैं नाम, वो वाली चीज है। तो स्टेट्स और यूटीज से कहा गया कि वो क्या करें? टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म सभी में है। अब सोचिए, स्लैकन, स्लैकन का मतलब होता है गति मंद कर देना, धीमी गति कर देना। डॉडल का मतलब ये होता है, ये भी डिले करना होता है, किसी प्रोसेस को डिले करना। ठीक है। इसका मतलब भी क्या है? स्लो डाउन करना ही है। ये जो है इसका मतलब स्पीड अप करना है, बढ़ाना है गति को। और इम्पीड है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट है या हिंडर है, रुकावट डालना है। आप इसे ऑब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, आप इसे हिंडर भी कह सकते हैं, रुकावट डालना। डोडल का मतलब डिले कह सकते हो, डेली कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब धीमा कर देना। स्लैकन का मतलब भी धीमा कर देना। ठीक है। और डोडल में क्या होता है कि आप ड्रैग करते हो अपने फीट को, आप जाने के इच्छुक ही नहीं हो, तो अपनी गति को, अपनी स्पीड को जो है वो कम कर लेते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेट्स और यूटीज से कहा गया, क्या कहा गया? कि आप जो फ्लोटिंग ऑफ टेंडर्स वाला जो काम है, निविदा जारी करने का काम है, उसको करो। सोचो, किसी को इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए, तो क्या कोई नेगेटिव करने के लिए कहेगा क्या? तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा, तो सारे ही वर्ड नेगेटिव है। यहाँ पे देखो तीन, तो एक, दो और तीन, ये नेगेटिव टोन के वर्ड है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सपेडाइट। आगे क्या कह रहे हैं? फाइनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, साथ में इंश्योरेंस कंपनी के फाइनलाइजेशन की बात भी की। एंड अदर मॉडलिटीज, और अन्य जो भी तौर तरीके हैं, मॉडलिटीज होता है तौर तरीके के, मेथड। आपको जो एक होता है ना
मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं, मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, जिसका मतलब कि तौर तरीका क्या है, काम आप कैसे करोगे, इसके बारे में डैश जून 20 और 20 जून तक ये सब करने के लिए कहा है। भी डेडलाइन दी है ना 20 जून, ऐसा तो नहीं है कि 20 जून को ही करेंगे, ये कोई इनॉग्रेशन थोड़ी होना है, ये कोई सेलिब्रेशन थोड़ी होना है कि इस इवेंट को इस दिन ही हम करेंगे। ये तो कह रहा है कि आप स्पीड अप करो, स्पीड अप करो इसका मतलब तेज करो, और कब तक पूरा कर दो, इस डेट तक पूरा कर दो। तो जब आप लिमिट तय कर देते हो वहां पे क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, इसलिए बाई। और वैसे भी डेट से पहले हम केवल ऑन लगा सकते हैं, टू तो लगा नहीं सकते, थ्रू का मतलब माध्यम के लिए आता है, ये लगा नहीं सकते। तो आपका आंसर या तो ऑन आता या बाई आता, लेकिन ऑन तब लगाते जब पर्टिकुलर डे की बात होती, लेकिन यहाँ केवल 20 जून की बात नहीं है, यहाँ तो बात है 20 जून तक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बाई। पैराजंबल देखिए, पैराजंबल में तो अपना काम क्या है, पहले ऑप्शन देखना, ऑप्शन में बी 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 3 बार है, तो पहले बी से ही चलो। द लेटेस्ट सर्ज इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी जो है हाल फिलहाल, ठीक है, कच्चे तेल की कीमतों में जो वैश्विक कीमतों में जो बढ़ोतरी है हाल फिलहाल की, तो बी से स्टार्ट करें मान लो। बी के बाद में डी 2 बार है, तो डी देखो देखे, अनलेस शॉर्ट लिव्ड, मान लो ये बढ़ोतरी जो है यदि शॉर्ट लिव्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इफ नॉट, यदि ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है मतलब ये अल्पकालिक नहीं है, मान लो दीर्घकालिक है, मान लो लंबी खिंच गई है, मे पोटेंशियली अफेक्ट, तो ये हो सकता है संभावित रूप से प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनीज का जो लाभ है उसको प्रभावित कर सकता है इन द सेलेक्ट सेक्टर्स, कुछ गिने चुने क्षेत्रों में, ठीक है, हो सकती है ना ये बात डी से। अच्छा जी, अगर डी से हो सकती है तो चिपकते हैं इन 2 ऑप्शंस पे। डी के बाद में सी आ सकता है क्या, और कंज्यूम इंटरमीडिएट्स डेराइव्ड फ्रॉम इट, ये और वाली बात कहां से आ गई, यहां तो खत्म कर दिया सेंटेंस इसने। और फिर ए में दे रखा है दैट ईदर, अब देखो ईदर दे रखा है यहाँ पे, ईदर के साथ में और लगता है, तो निश्चित सी बात है कि ए पहले आएगा और सी बाद में आएगा, तो ए पहले आएगा सी बाद में आएगा, ऐसा ऑप्शन यहां नहीं है। ए पहले सी बाद में इसमें है, ए पहले सी बाद में इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ये 2 ही होंगे। अब आपको ये तय करना है कि क्या ए से स्टार्ट कर सकते हैं, ए से स्टार्ट नहीं होगा, दैट दे रखा है, दैट से स्टार्ट कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तभी करते हैं जब दैट सब्जेक्ट बनता है, जब पूरे स्टेटमेंट के लिए आता है, ठीक है, ऐसा इसमें है नहीं, ये तो कंजंक्शन है, इसलिए ये भी काट दो, ये आंसर है। और एक बार फिर से पढ़कर देख लो इसको, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा वो 3 नंबर आएगा, पढ़कर देखिए इसको। बी में कह रहा है कि द लेटेस्ट सर्ज इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में जो हाल फिलहाल की बढ़ोतरी है, यदि वो अल्पकालिक नहीं रही तो हो सकता है कि ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करे गिने चुने सेक्टर्स में। फिर आएगा ए, दैट ईदर प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो सेलेक्ट सेक्टर्स जो या तो इसको प्रोसेस करते हैं, इनका संवर्धन करते हैं, किस लिए, अंतिम प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर वो जो मध्यवर्ती जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उपभोग करते हैं जो इससे निकलते हैं, यही आंसर आएगा। तो आपका आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। वैसे जल्दबाजी में भी नहीं करना है, ठीक है, हमें टाइम बचाना है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल भी रहना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है परीक्षा में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आइए, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक, पहली बात बेटा हार्डली में देन नहीं आता, हार्डली में वैन आता है, एक बात। अब ये बात अगर है तो हार्डली में वैन आएगा तो नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन गया। अब हार्डली में वैन आएगा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये गया, देन दे रखा है। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेट आएगा, तो सेट यहां पे नहीं है, ये गया, ये सिट दे रखा है, तो यहाँ पे आपका आंसर आना तो ये चाहिए, हालांकि गलत ये भी है, यहाँ पे सिट इन आना चाहिए था, चेयर पे बैठने के लिए इन लगता है। खैर इन 4 ऑप्शंस में से ही करना हो तो इसके साथ जाइएगा। फिर है फ्रॉम आवर टूथ ब्रशेस टू आवर डेबिट कार्ड्स, हमारे टूथब्रश से लेकर हमारे डेबिट कार्ड्स तक, मच ऑफ व्हाट वी टच टुडे इज प्लास्टिक, जितने भी अधिकांश चीजें हम टच करते हैं वो प्लास्टिक हैं, उनमें से अधिकांश, टूथब्रश से ले लीजिए और डेबिट कार्ड तक ले लीजिए, लगभग जो चीजें हम टच करते हैं वो, मच तो तब लगे ना जब अनकाउंटेबल हो, लेकिन टूथ ब्रशेज अपने कर दिया, डेबिट कार्ड्स कर दिया, ऐसे आइटम्स गिनाओगे तो मच तो नहीं आएगा, मच नहीं आएगा तो नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। मैनी ऑफ व्हाट, उनमें से अनेक, है ना, मैनी ऑफ व्हाट, मोर तब लगे जब कंपैरिजन हो, कंपैरिजन नहीं है, अब इन 2 में से लगाना है, उनमें से अनेक लिखूं या अधिकांश लिखूं, ठीक है, आने को दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन अनेक की बात थोड़ी सी ज्यादा
एक ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि अनेक चीजें मतलब आवश्यकता से ज्यादा आप बता रहे हो, परसेंटेज ज्यादा बता रहे हो, इसलिए ज्यादा ठीक सेफ कहना ये होगा कि अधिकांश जो चीजें हैं इनमें से वो प्लास्टिक हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है तुलसीदास एंड कबीर वर फेमस इंडियन पोइट्स बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लास्ट। तुलसीदास और कबीर जो है वो फेमस इंडियन पोइट्स थे, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं द फॉर्मर टू द लास्ट। देखिए, जब आप सीक्वेंस में पहले की बात करते हैं तो फॉर्मर आता है, और सीक्वेंस में बाद की बात करते हैं तो लेटर आता है। ठीक है। द लगता है दोनों में, तो फॉर्मर से पहले द लग ही रखा है, हालांकि केवल यहीं तक का पार्ट है जो आपको सोचना है। तो सबसे पहली बात, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नहीं आ सकता, दो के बीच की ही कंपैरिजन है। डिग्री ऐसे बनती है, लेट और फिर लेटर और फिर लास्ट। लास्ट तो 2 से ज्यादा हो, सुपरलेटिव के लिए आता, तो ये वाला ऑप्शन चुनना है आपको, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। लेटेस्ट भी होता है, लेकिन उसकी डिग्री ऐसे बनती है, लेट, लाइटर और लेटेस्ट। ये टाइम के लिए आता है, क्योंकि यहां तो सीक्वेंस की बात कर रखी है कि दोनों ही महान कवि थे, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं, मैं अधिक पसंद करता हूं पहले वाले को, मतलब तुलसीदास को, किसकी तुलना में? कबीर की तुलना में। ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, टाइम की बात नहीं कर रहा, तो लेटेस्ट वाला कट जाएगा। लीस्ट जो होता है वो लिटिल की डिग्री का सुपरलेटिव होती है, लिटिल डिग्री कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट, तो इसकी बात भी नहीं कर रहा। आपका आंसर ये आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है। इसके बाद देखिए, फॉर्मर टू द लेटर, प्रीफर के साथ में टू लगता है, प्रीफर में देन नहीं आता, इसलिए टू लगा दिया इसने। फिर एक अंतिम क्वेश्चन है, बट इफ यू परसिस्ट इन, देखिए परसिस्ट के साथ में इन लगता है, इसका मतलब है कंटिन्यू करना। 3 प्रकार के सिस्ट याद रखिएगा, एक परसिस्ट होता है, एक इंसिस्ट होता है और एक सबसिस्ट होता है। तो इंसिस्ट और सबसिस्ट में हम लगाते हैं ऑन, और परसिस्ट में हम लगाते हैं इन। ठीक है। तो परसिस्ट में एट नहीं आएगा, परसिस्ट में फॉर नहीं आएगा, परसिस्ट में विद नहीं आएगा, आ गया आंसर। इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि यदि आप जोड़ देंगे या कंटिन्यू करेंगे इस बात को, आस्किंग मी, मुझसे पूछना, नॉट टू कंस्पायर अगेंस्ट यू, कि मैं तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र ना रचूं, तो आई विल सर्टेनली कंस्पायर अगेंस्ट यू, तो मैं जरूर षड्यंत्र रचूंगा। बार बार में एक ही बात कहोगे कि कंस्पायर ना करूं, तो पक्का करूंगा। कंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्लॉट करना, षड्यंत्र रचना। ठीक है। कॉन्स्पिरेसी इसी से बनता है। ये था आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 9 बजे, रात को 9 बजे मुलाकात होगी, और उसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। शुरू से देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, और आप अपना स्कोर भी बताइए ईमानदारी से कि आपने ये 15 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जिसमें सबसे अधिक दिक्कतें आपको आती। ठीक है। तो हम ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं बहुत बेहतर आए, इसलिए इस प्रकार के सेशन को लिया जा रहा है, रेगुलर लिया जा रहा है। और बाकी अगर आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करने हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पे जाके पेड कोर्सेज एक्सेस करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।